सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसका जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसी की रिकॉर्डिंग हमारा ये वीडियो रहना है और इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से आइडिया लगाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में BA-LLB के कोर्सेज में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को करना है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पर चार अंक है, मानी पर क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, सो जो फर्स्ट का ए क्वेश्चन है वो आपका रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी के बीच में डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है। सेकंड, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया राज्य और समाज में अंतर, यानी कि डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में डिफरेंस बताना है आप लोगों की कि अंतर क्या है राज्य और समाज में। ठीक है, और बात करें राज्य और सरकार में क्या डिफरेंस है स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में, ये आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही यहाँ पे जो डी क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है साइलेंट फीचर ऑफ और आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक आदर्श संविधान के प्रमुख क्या लक्षण हो सकते हैं वो आपको लिखना है। और यहाँ पे लिखना है लिखित और अलिखित संविधान, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली अनरिटन की बात करें तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी अदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, बाकी USA कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन है। बस आपका करेंट में जो है सिर्फ आपका UK ही ऐसी एक कंट्री है जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बाकी और सारे कंट्रीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली आपको इसमें डिफरेंस बताना रहेगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है, कौन सा सही है और इसमें इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है और बेसिकली ये वर्क कहाँ करता है, कहाँ वर्क नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, बात करें अब F की तरफ बढ़ते हैं तो लेजिस्लेटिव। ठीक है, व्यवस्थापालिका। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लेजिस्लेचर ही कोई भी लॉ बनाना होता है तो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर बना रही तो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनता है। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे लेजिस्लेशन के बारे में लिखना होगा कि जो लॉ बनते हैं वो लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा जो है और राज्यसभा जो इन दोनों जो है सभा मीन्स इन संसद जो है, संसद से कोई भी बिल पास होगा तभी वो जाके एक्ट बनेगा। तो वो सारा काम कहाँ होता है, लेजिस्लेशन में होता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कि जी की बात करें हम लोग तो जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा इसको डीप में आप लोग लिखे जाते हैं, बस बेसिक लेते हैं तो भी हो जाएगा यहाँ पे कि जो कि मतलब जो आपका जो है कोर्ट है मीन्स जो जुडिशरी है, जुडिशरी कभी कभी अपने पावर से हट के कोई काम कर रही है तो उस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करते हैं जिससे जुडिशरी जो है अपने कंट्रोल में रहे। ठीक है, बेसिकली आप लोग इससे अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। लगभग सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही रहते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार है तो आप इसको भी बड़े इजीली यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग H की तरफ। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा अडल्ट फ्रेंचीज क्या होती है, वयस्क मताधिकार क्या होता है। ठीक है, और जनमत क्या होती है, पब्लिक ओपिनियन। तो बेसिकली पब्लिक ओपिनियन मीन्स आप लोगों के पास अथॉरिटी है। ठीक है, हर एक सिटीजन के पास अथॉरिटी है वोट देने का। साथ ही कोई भी अगर एक्ट पास हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तो आपके पास ये पावर है कि आप ओपिनियन अपना दे सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता भी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी बार जो है जनता यानी कि पब्लिक से ओपिनियन मांगे थे कि ये कर रहे हैं, तो इसके लिए पब्लिक को ओपिनियन मांगा जाता है कि पब्लिक के बारे में क्या सोचती है, तो उसी को हम लोग पब्लिक ओपिनियन में ही काउंट करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर C की तरफ बढ़ते हैं। तो C में क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, यानी कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 15 मार्क्स। ठीक है, तो पहला पूछा गया आपसे कि एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मीन्स आपको यहाँ पे उसका डिफिनेशन मीन्स डिफिनीशन लिखना है, नेचर लिखना है, स्कोप लिखना है। ठीक है, अगर चाहे तो आप काइंड्स भी लिख सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप और भी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 15 मार्क्स का रहता है। तो अगर आप इंग्लिश के
थ्रू इंग्लिश से कर रहे हैं BLLB, तो आप कोशिश करिए कि आप सारी चीज़ों को लिखें, और 1-2 पेज भी अगर आप लिखते हैं तो भी इनफ है। हिंदी के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, बट अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो कम भी लिखेंगे तो भी आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। बस बेसिकली बात कर रहे थे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना रहता है, एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिख सकते। आपकी कहानी लिख दो मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि लॉ का पेपर रहता है। तो आप बेसिक अगर पॉइंट वाइज भी अगर आप लोग लिख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी करेक्ट होना चाहिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेट एंड मेंशन इट्स मेन एलिमेंट। आपको स्टेट को डिफाइन करना हो, उसमें एलिमेंट्स क्या रहते हैं, तो इसके थ्रू आप एक तरह समझ सकते हैं DPSP, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स रहती हैं और उसके पास क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए आपसे लोग पता है कि जो आपका जो स्टेट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट में जो है हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूलिंग और सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेट लिस्ट में आती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकता है, और जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट को इतनी पावर दी गई है कि वो अपने जो टेरिटरी है या फिर टेरिटरी एनी पार्ट या फिर पूरे ऑल ओवर टेरिटरी पर कोई भी एक्ट पास कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। उसके अलावा सारे एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, बस जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन ना करे, ठीक है। और उसके मेन एलिमेंट आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी एंड मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सोवरेनिटी मतलब एक तरह संप्रभुता का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। बात करते हैं भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन का अटेम्प्ट है, लेकिन ये 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर 15 अंकों का है, मीन्स अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक संविधान का वर्गीकरण कीजिए तथा कठोर और लचीले संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लासिफाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है कि 395 जो है आर्टिकल्स हैं आपके, जो हैं 24 पार्ट्स हैं, और उसके बाद आपके टोटल ये 11 शेड्यूल्स हैं। तो सब चीज़ें जो हैं ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। एक तरह कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप प्रीएम्बल भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का लिख दे रहे हैं तो भी आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर 15 मार्क्स है तो 15 में से 7 मार्क्स तो आपको, अगर प्रीएम्बल भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का लिख दे रहे हैं तो भी आपको 15 मार्क्स में 50% मार्क्स आपको मिल जाएगा इस एक क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर जो 15 का है तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा, 7.5 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस ये है कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लचीला रहेगा तो उसमें अमेंडमेंट काफ़ी इजीली कर सकते हैं। अगर रिजिड रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो उस कठोर रहेगा तो उसमें आप जल्दी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें ईजिली आप अमेंड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तभी आप उस एक्ट को पास कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आएगा। एक संसदीय व्यवस्थापालिका तथा द्विसंधीय व्यवस्थापालिका से आप क्या समझते हैं, उसके गुण। बात करें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर वही है आपका कि लेजिस्लेशन है, जुडिशरी है, और आपका एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव को पावर मस अगर लेजिस्लेशन कोई एक्ट बना रहा है तो एक्सक्लूसिव की अथॉरिटी बनती है कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराए, और जुडिशरी जो है जुडिशरी उस एक्ट को चेक करेगा। अगर उस केस में उसको लगता है कि ये जो एक्ट है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस केस में जो है जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हायर कोर्ट है, कोई भी कोर्ट हो, तो कोर्ट जो है उसके पास अथॉरिटी रहती है, वो अपने पावर के थ्रू उस एक्ट को वाइड डिक्लेयर कर सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो मतलब कोई ऐसे एक्ट हैं जो मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के एक्ट हैं, तो उस केस में क्या होता है 2-4 यहाँ पे आपको डॉक्ट्रिन दी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें भी हैं जिसके थ्रू कोर्ट जो है उस एक्ट को चेक कर सकता है, और चेक करने के बाद अगर उसे लगता है कि ये इसमें करेक्शन हो सकता है तो उस चीज़ को करेक्ट करके दोबारा से इम्प्लीमेंट करा सकता है। और कभी कभी होता है कि इक्लिप्स का यूज़ ज़्यादातर तब करते हैं जब वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है। तो उस केस में ज़्यादातर ये यूज किया जाता है। बाकी सेपरेशन ऑफ पावर काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ डिवाइसेस बाय विच द पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म्ड, ठीक है। जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
तो ये बेसिकली आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, ग्रुप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है। मेन अगर बात करें तो अगर आपका कंस्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से तैयार है तो ईजिली आप इस पेपर को आराम से आप 70 से 75 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लेंगे। 20 और 25% तो आपको कुछ ना कुछ, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो कुछ ना कुछ तो आपको पॉलिटिकल पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी कंस्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, तो सेम ही है वो। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तकते हैं, आपसे लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।